नमस्कार विद्यार्थियों, आज 20 मार्च को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था विज्ञान का 10वीं क्लास का, उसके कुछ एक प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे जिससे आप अपने नंबरों का आकलन कर सकें। सबसे पहले एक प्रश्न आया था कि निम्न में से अभिक्रिया संतुलित करने पर कौन से नंबर में Fe में क्या लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले संतुलित करने के लिए Fe में 3 लगाना पड़ेगा और हमारे प्रश्न में जिसका सह उत्तर था, इसलिए पहले में आ जाएगा सह 3। उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है और हमारे प्रश्न में जो द ऑप्शन दे रखा था वह उसका सही है। उसके बाद उष्मा का चालक पूछ रखा था, तो उष्मा का चालक उसमें 2 तो कुचालक दे रखे, लेकिन 2 चालक दे रखे थे, एक जिंक दे रखा था और दूसरा कॉपर दे रखा था, जिसमें सबसे अच्छा चालक पूछ ले तो कॉपर उत्तर हमें करना था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ए। उसके बाद कीटोन समूह को प्रदर्शित करने के लिए या प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, तो उसमें C डबल बॉन्ड O होता है। इस प्रकार से हम कीटोन को निरूपित करते हैं और हमारे उत्तर में था ब ऑप्शन वाला। उसके बाद मानव हृदय कौन से तंत्र का भाग है, उसमें उत्तर दे रखे थे अलग अलग प्रकार से, तो हमें उत्तर करके आना था द वाला परिसंचरण तंत्र का भाग है। हमारा हृदय कौन से तंत्र का भाग है, परिसंचरण तंत्र का भाग है, जिसे द ऑप्शन दे रखा था। उसके बाद पर्ण में छिद्र के खुलने तथा बंद होने को क्या कहते हैं, यानी कोशिका, यानी जो पत्ते होते हैं उनमें जो छिद्र होते हैं वो खुलने और बंद होने में क्या होता है, तो उसमें हमें स ऑप्शन करना था, द्वार कोशिका होती है। कौन सी कोशिका, द्वार कोशिका होती है। उसके बाद वृद्धि को प्रेरित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में वृद्धि के लिए एक ग्रंथि होती है, उसे कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि। उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, और हमारा ऑप्शन था उसमें स। उसके बाद में दे रखा था कि जब पुष्प में दोनों लिंग एक साथ उपस्थित हो तो उसे हम कौन सा कहते हैं, तो उसे हम उभयलिंगी कहते हैं, और उभयलिंगी के लिए ऑप्शन था स। उसके बाद प्रश्न था कि पुरुषों में गुणसूत्र कितने होते हैं, या पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जैसा हम जानते हैं। उसके बाद समतल दर्पण में हमें U का मान देख रखा था और समतल दर्पण में U का मान होता है 3, तो U का मान 3, और समतल दर्पण में हम सभी जानते हैं कि U और V क्या होते हैं, U और V क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमारा उत्तर आ जाएगा 3 मीटर। उसके बाद में आगे प्रश्न था, दे रखा था हमें एक स्नेल के नियम पर, कि स्नेल का नियम होता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई अपॉन आर, और हमें साइन आई और साइन आर का मान दे रखा था कि साइन आई बराबर ए और साइन आर बराबर बी दे रखा था, तो हमें केवल मान रखना था, तो अपवर्तनांक म्यू बराबर बी अपॉन ए हो जाएगा, जिसका उत्तर हमें सी मिलेगा। उसके बाद अग्रिम और सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय का कारण क्या होता है, यानी सूर्य छिप जाने के बाद भी हमें कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता है और सूर्य उदय होने से पहले भी हमें कुछ सूर्य दिखाई देता है, तो उसका क्या कारण होता है, तो हम सामान्य जानते हैं इसे क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। उसके बाद हमें ए उत्तर करना था। उसके बाद एक प्रिज्म वाला प्रश्न दे रखा था कि उसमें विचलन कोण बताना था, तो विचलन कोण को प्रिज्म में डी से प्रदर्शित करते हैं, विचलन कोण को प्रिज्म में डी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में पूछा था कि भूसंपर्क तार क्या काम आता है, तो भूसंपर्क तार है वो हम सभी जानते हैं, सभी का सही भी होगा कि सुरक्षा के बचाव में हमें झटका न लगे, विद्युत आघात न लगे, इसके लिए सुरक्षा के बचाव के लिए हम कौन सा तार लगाते हैं, भूसंपर्क तार लगाते हैं, और हमारे प्रश्न में जो ऑप्शन था वह था ब। उसके बाद हस्त दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है वो, उसकी नियम है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करता है। अंगूठा है वो क्या प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करता है, और जिसे उत्तर स में लिखा गया था। उसके बाद हम खालिस्तान वाले प्रश्न देख लेते हैं, तो उसमें पहला प्रश्न था कि लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से हमें क्या प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट है, PbNO3 है, PbNO3 के उसमें वियोजन से हमें
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 हो जाएगा। अगर आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा है तो भी सही है, अगर NO2 लिखा है तो भी सही है। उसके बाद HCl के वियोजन से हमें ऋणात्मक भाग में क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार से एक प्रश्न था। तो HCl के वियोजन से ऋणात्मक भाग में हमें Cl नेगेटिव प्राप्त होता है। ये Cl नेगेटिव चाहे आगे चिन्ह लगाओ या ऊपर चिन्ह लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोरीन जरूर लिख के आना था। उसके बाद C3H8 में आबंधों की संख्या पूछ रखी थी। C3H8 में आबंधों की संख्या वास्तव में तो 10 होती है, लेकिन अगर हमें गिन के देखें तो C3 के लिए कार्बन की संख्या 3 बना लेंगे, उसके बाद सभी की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी करके उनको गिन लेंगे तो हमारे पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, 10 आबंध प्राप्त हो जाएंगे। कितने प्राप्त हो जाएंगे, 10 आबंध प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद था कि आगे वाला प्रश्न कि एक कृत्रिम नाइट्रोजनी अपशिष्ट को रुधिर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो अपोहन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है, अपोहन क्रिया कहलाती है या डायलिसिस करना कहलाता है, जैसा कि हमने उत्तर में लिखा है। उसके बाद प्रश्न था कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो हम सभी ने पता है, ये पढ़ा भी है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई को खाली स्थान कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब यानी H' बराबर क्या होता है, तो आवर्धन होता है। क्या होता है, आवर्धन m होता है, आवर्धन m होता है। उसके बाद प्रश्न था कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। उसके बाद छोटे छोटे प्रश्न एक एक शब्द में जिनका उत्तर देना था, वो कुछ एक प्रश्न थे, उसको देख लेते हैं कि पित्तल एक मिश्र धातु होती है, पित्तल एक मिश्र धातु होती है, तो पित्तल मिश्र धातु में हम एक तो तांबा काम में लेते हैं और दूसरी कौन सी धातु काम में लेते हैं, तो सामान्यतः हम पित्तल को पिताजी शब्द से याद रखते हैं, पित्तल को पिताजी शब्द से याद करते हैं, यानी पित्तल एक मिश्र धातु है, ता का अर्थ तांबा होता है, जी का मतलब जिंक होता है, यानी हमें उत्तर में लिखना था जिंक धातु। कौन सी धातु, जिंक धातु उत्तर में हमें लिखना था। उसके बाद प्रश्न था हमारे पास कि सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सल्फर, आयोडीन और ब्रोमीन में से जो अपवाद के रूप में है वो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमें उत्तर लिख के आना था ब्रोमीन धातु। दोबारा सुनिए, ब्रोमीन धातु। उसके बाद हमें नाम लिखना था उसके बाद हमें नाम लिखना था CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम लिखना था। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमें कार्बन की संख्या को गिनना होता है, तो जहाँ कार्बन की संख्या 1 है इसलिए मैथ, उसके बाद एथ और 3 हो जाए तो प्रोप, और त्रिबंध लगा रखा है इसलिए हम इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। कौन सा नाम हो जाएगा, प्रोपाइन नाम हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न था कि रेजिन और गोंद पादप के कौन से भाग में पाए जाते हैं, तो रेजिन और गोंद है वो पादप के उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन और गोंद उत्सर्जी पदार्थ होने के साथ साथ ये पौधे के तने या शाखाओं वाले भाग में, बाहरी भाग में ये पाए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न था कि गोलीय लेंसों के लिए सूत्र लिखो, गोलीय लेंसों के लिए सूत्र लिखना था। तो गोलीय लेंसों के लिए हम सूत्र है हमारे पास 1/f = 1/u - 1/v हमें लिख करके आना था। उसके बाद पुतली का साइज कौन निर्धारित करता है, पुतली का साइज कौन निर्धारित करता है, परितारिका निर्धारित करती है, परितारिका निर्धारित करती है। उसके बाद प्रश्न था कि परितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण दीजिए। परितंत्र में उपभोक्ता का मतलब अगर हम उपभोग करने वाले व्यक्तियों का नाम लिखना था तो सामान्यतः हम मनुष्य भी एक प्रकार से क्या है, उपभोक्ता है। अन्य जीव जंतु जो दूसरे पादप पौधों को खाते हैं वो भी उपभोक्ता के रूप में आते हैं, तो आप किसी भी वस्तु का नाम लिख सकते हो। उसके बाद प्रश्न था कि मेंडल की वंशागति में F1PD में क्या प्रारूप या कितने प्रतिशत आया था, तो उसका उत्तर लिखना था 3:1। उसका उत्तर लिखना था हमें 3:1।
उत्तर लिखना था। आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और शेष पेपर की जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपने नंबरों का आकलन कर सकें।